आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एम्स में भर्ती, पीएम मोदी ने हॉस्पिटल जाकर लिया हालचाल। मुंबई में दम घुटने से 4 श्रमिकों की मौत, अंडरग्राउंड वाटर टैंक की सफाई के दौरान हुआ हादसा। रहस्यमयी परिस्थितियों में जापानी महिला 14वीं मंजिल से गिरी, खून से लथपथ मिला शव। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल चोरी गिरोह का भांडाफोड़, बांग्लादेश में फोन की सप्लाई करते थे चोर। ट्रेन में महिला से छेड़छाड़, छिपकर वीडियो बनाया, महिला आयोग ने की कार्रवाई की मांग। डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में नहीं, भारत ने इस कारण अमेरिकी आयात पर टैरिफ में की कटौती। चीन ने अमेरिका को दे दी एक और टेंशन, ट्रंप की अपील के बावजूद बढ़ाया रक्षा बजट। लॉस एंजलिस की तबाही भुला भी ना सका था अमेरिका, न्यूयॉर्क में धधक उठे जंगल। एक्टर्स को मिल रही भारी फीस से नाराज है सुभाष घई। और हनी सिंह के मैनिएक से 1 सदी पहले हिंदी गानों में आई थी भोजपुरी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को रविवार तड़के एम्स में भर्ती कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स जाकर हालचाल लिया है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, एम्स जाकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूँ। सूत्रों ने बताया है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को बेचैनी और सीने में दर्द की शिकायत के बाद एम्स में भर्ती कराया गया है। धनखड़ को सुबह करीब 2 बजे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों का एक ग्रुप उनके स्वास्थ्य पर नजर बनाए हुए है। मुंबई के नागपाड़ा में रविवार को मिंट रोड पर गुड लक मोटर ट्रेनिंग स्कूल के पास एक निर्माणाधीन इमारत के पानी के टैंक की सफाई के दौरान दम घुटने से 4 श्रमिकों की मौत हो गई। बृहन मुंबई नगर निगम के अनुसार यह घटना आज दोपहर करीब 12:29 पर हुई, जब कुछ कर्मचारी नागपाड़ा स्थित बिस्मिल्ला स्पेस बिल्डिंग में एक पानी की टंकी की सफाई कर रहे थे। नगर निगम अधिकारियों ने बताया कि जैसे ही घटना की सूचना मिली, वे तुरंत मौके पर पहुंचे और श्रमिकों को पानी के टंकी से बाहर निकाला। एक बीएमसी अधिकारी ने बताया, यह घटना बिस्मिल्ला स्पेस बिल्डिंग में हुई, जो नागपाड़ा इलाके के टिमकर रोड पर गुड लक मोटर ट्रेनिंग स्कूल के पास स्थित है। मुंबई फायर ब्रिगेड द्वारा श्रमिकों को इलाज के लिए जेजे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दिल्ली से सटे गुरुग्राम की एक सोसाइटी में एक जापानी महिला की खून से लथपथ लाश रहस्यमयी परिस्थितियों में मिलने से सनसनी फैल गई है। बताया जा रहा है कि वो 14वीं मंजिल पर स्थित अपने फ्लैट की बालकनी से गिर गई। मृतक महिला की पहचान जापान निवासी मडोको थामानो के रूप में हुई है। इस घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। सेक्टर 53 थाने के SHO इंस्पेक्टर संदीप कुमार ने बताया है कि जापानी महिला मडोको थामानो पिछले 7 दिसंबर से अपने पति के साथ गुरुग्राम रहने के लिए आई थी। यहां अपने पति और 2 बच्चों के साथ एक सोसाइटी में रह रही थी। ये घटना शुक्रवार सुबह हुई। पुलिस को एक महिला का खून से लथपथ शव जमीन पर पड़ा होने की सूचना मिली। महिला के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है। ये गिरोह दिल्ली NCR से मोबाइल फोन चोरी करके बांग्लादेश में सप्लाई करता था। इस गिरोह के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। वो चोरी के 48 हाई एंड मोबाइल फोन लेकर भागने की कोशिश कर रहा था। आरोपी की पहचान अब्दुश के रूप में हुई है, जो कि करीब 20 लाख रुपए के मोबाइल फोन पश्चिम बंगाल ले जाने की कोशिश करते समय पकड़ा गया। पुलिस उपायुक्त ने बताया है कि जांच में पता चला है कि दिल्ली NCR में संगठित गिरोह सक्रिय है। इस गिरोह के सदस्य मेट्रो स्टेशनों, बसों और भीड़-भाड़ वाले बाजारों में लोगों को निशाना बनाते हैं, उनके फोन चुरा लेते हैं। इसके बाद उनको जल्दी से जल्दी दिल्ली से बाहर ले जाया जाता है ताकि पुलिस उन्हें ट्रैक ना कर सके। आरोपी चुराए गए मोबाइल फोन को 2 से 3 हजार में खरीदते हैं और 8 से 10 हजार में बेच देते हैं।
बालूरघाट एक्सप्रेस में एक महिला से छेड़छाड़ और उसका गुप्त रूप से वीडियो बनाने के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज कराने की मांग की है। एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष विजया राहटकर के निर्देश पर आयोग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी कर कहा कि यह हरकत व्यूरिज्म के तहत आती है और इसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। आयोग के मुताबिक आरोपी ने ट्रेन में सफर कर रही महिला का गुप्त रूप से वीडियो बनाया और उसकी निजी जानकारियों को सार्वजनिक रूप से ऑनलाइन शेयर कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की 2 अप्रैल की समय सीमा समाप्त होने में 1 महीने से भी कम समय बचा है। इस बीच ट्रंप ने गत 7 मार्च को दावा किया था कि भारत ने अमेरिकी आयात पर टैरिफ में कटौती करने पर सहमति जताई है। उन्होंने इसका श्रेय अपने प्रशासन को दिया है। ट्रंप ने दावा किया है कि भारत ने यह कदम इसलिए उठाया है क्योंकि इस मुद्दे पर आखिरकार कोई उसे एक्सपोज कर रहा है। हालांकि केंद्र सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों ने ट्रंप की इन दावों को खारिज किया है। भारत ने टैरिफ पे कटौती उनके प्रशासन के दबाव के कारण लिया है। सूत्रों का कहना है कि भारत ने अमेरिकी आयात पर टैरिफ में कटौती का फैसला राष्ट्रपति ट्रंप के दबाव में नहीं बल्कि दोनों देशों के बीच पहले से तय व्यापारिक समझौतों के कारण लिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां एक तरफ बड़े देशों से रक्षा बजट कम करने की अपील कर रहे हैं तो दूसरी तरफ चीन अपना रक्षा बजट कम करने की बजाय बढ़ाने पर जोर दे रहा है। चीनी प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि वह अपने देश का रक्षा बजट 249 अरब डॉलर तक बढ़ाने जा रहे हैं। ट्रंप की अपील थी कि रूस चीन जैसे बड़े देश अपना रक्षा बजट 50% कम करे ताकि वे अपने देश के रक्षा बजट को भी इतना ही कम कर सके और टैक्स पेयर्स के पैसे को अन्य देशों की सुरक्षा पर खर्च करने से बचा सके। चीन का कहना है कि उनकी सेना राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा में मुश्किल चुनौतियों का सामना कर रही है और इसलिए वे अपना रक्षा बजट बढ़ाएंगे। चीन ने अपने रक्षा बजट को 249 बिलियन डॉलर तक बढ़ाने का फैसला किया है जो कि 7% की बढ़ोतरी है। बुधवार को चीनी प्रधानमंत्री ली च्वांग ने संसद में इस विशाल बजट का ऐलान किया। यह बजट अमेरिकी रक्षा बजट के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट है। अमेरिका अभी लॉस एंजलिस की आग को भूला भी नहीं था कि न्यूयॉर्क में शनिवार को एक और जंगल की आग भड़क उठी। शनिवार 8 मार्च को न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड के एक समृद्ध क्षेत्र हैम्पटन के पास अलग अलग स्थानों पर भीषण जंगल आग लग गई। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने शनिवार दोपहर इस क्षेत्र में आपातकाल की घोषणा कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक वेस्ट हैम्पटन सहित प्रभावित इलाकों में घने काले धुएं के बादल आसमान में फैल गए। आग की गंभीरता को देखते हुए आसपास के कई कस्बों के अधिकारियों ने स्थानीय निवासियों को इलाके से तुरंत बाहर निकालने की चेतावनी दी है। बॉलीवुड में पिछले काफी समय से एक डिबेट बहुत गर्मा रही है। फिल्म मेकर्स और क्रिटिक्स के मन में एक्टर्स को ज्यादा पे चेक मिलने का सवाल उमड़ता रहा है। उनका मानना है कि आजकल एक्टर्स फिल्म के बजट का पैसा मांगते हैं जिससे बिजनेस पर काफी असर पड़ता है। कई सारे प्रोड्यूसर ने भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखी जिसमें से ज्यादातर का यही मानना था कि एक्टर्स की बढ़ती फीस एक चिंता का विषय है। फिल्म मेकर सुभाष घई ने भी हाल ही में एक इंटरव्यू में एक्टर्स को ज्यादा फीस मिलने के मुद्दे पर अपनी राय रखी। उन्होंने इंटरव्यू में मौजूदा कॉर्पोरेट कंपनीज को इसका कसूरवार ठहराया जिन्होंने इस चलन की शुरुआत की। सुभाष घई ने तंज कसते हुए कहा, जब आप एक फिल्म 100 रुपए में बना सकते हो लेकिन उसे आप 1000 रुपए में बनाते हो तो याद रखिए उन बचे हुए 900 रुपए में से बहुत लोग अपना मतलब ढूंढने लग जाते हैं। सिंगर रैपर हनी सिंह का लेटेस्ट पॉपुलर गाना मैनिएक पिछले कुछ दिनों से कंट्रोवर्सी की जड़ बना हुआ है। करियर के गिरते ग्राफ, पर्सनल लाइफ के स्ट्रगल और खराब हेल्थ से काफी समय तक जूझने के बाद हनी पिछले कुछ समय से कमबैक के मिशन पर है। उनके करियर की शुरुआती कामयाबी के साथ विविध मसलों पर तमाम विवाद जुड़े हैं। अब मैनिएक को लेकर इस तरह से विवाद बढ़ता जा रहा है। उससे ऐसा लगता है कि हनी अब अपने पहले वाले फॉर्म में कमबैक कर चुके हैं। मैनिएक में सारा विवाद गाने के बीच में आने वाली 2 भोजपुरी लाइनों को लेकर है जिन्हें रागिनी विश्वकर्मा ने गाया है। लेकिन भोजपुरिया समाज हनी से इसलिए खफा हो गया है कि इतने नामी आर्टिस्ट होने के बाद उन्होंने भोजपुरी को छुआ भी तो उसकी अश्लीलता वाले एंगल को भुनाने के लिए जिससे पीछा छुड़ाना पहले ही भारी पड़ रहा है।